नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है, मंत्रालय भी बाँट दिए गए हैं और तमाम तरह की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और दूसरी तरफ हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी ज़ोरों-शोर से लगा हुआ है कि एक मज़बूत विपक्ष के तौर पर वो अपनी भूमिका को निभाए। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो महाराष्ट्र से है। लग रहा है महाराष्ट्र की सियासत में अगर बीजेपी के हवाले से, शिंदे ग्रुप की शिवसेना के हवाले से, अजीत पवार की एनसीपी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। सबसे पहले बात अगर हम मंत्रिमंडल की कर लें तो जिस तरह से सिर्फ एमओएस दिया गया अजीत पवार की पार्टी को और उसके साथ-साथ वहीं शिवसेना शिंदे ग्रुप की पार्टी को भी दोनों ही खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अजीत पवार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो एमओएस नहीं लेंगे और शामिल नहीं होंगे मंत्रिमंडल में और वो इंतजार करेंगे। तो वहीं शिवसेना की तरफ से भी शिंदे ग्रुप की उन्होंने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। उनका ये कहना है कि जिनके एक सांसद हैं उनको भी आपने कैबिनेट का दर्जा दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री पद दिया है, लेकिन हमारे 7 सांसद होने के बावजूद भी सिर्फ एक एमओएस ही दिया गया है। क्या आगे आने वाले वक्त में उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, ये देखा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत बहुत गरमाई हुई है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के लोकसभा के इलेक्शन ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि लोगों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही असली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को ही असली एनसीपी माना है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और इस बार सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके 9 सांसद ही सिर्फ चुनकर आए हैं, जहां 2019 में 23 थे। और दो महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दो से ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, जहां उसकी सीटें सिर्फ 240 पर ही सिमट गई हैं और बैसाखियों पर उसने अभी अपनी सरकार बनाई है। बैसाखी कभी भी गिर सकती है, लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार भी कभी भी गिर सकती है? क्या इसकी कवायदें तेज हो रही हैं? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, शिंदे ग्रुप के एमएलए और अजीत पवार ग्रुप के जो एमएलए हैं वो लगातार महाविकास अघाड़ी के अलग अलग नेताओं के संपर्क में है। और इस तरह की तमाम खबरें न सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन बाकायदा तौर पर बयान भी हैं। इसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में अब से 3 से 4 महीने में महाराष्ट्र में असेंबली के चुनाव भी होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र से ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खबर तो ये भी है कि शिंदे ग्रुप के जो 7 सांसद जो चुनकर आए हैं वो भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ग्रुप से संपर्क में हैं। और जैसे ही दिल्ली में हालात थोड़े साजगार होते हैं, दिल्ली में ये लगता है कि इंडिया गठबंधन इस स्थिति में आ गया है कि उसने नंबर अपने जुटा लिए हैं, तो ये कभी भी पाला बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि दिल्ली में सरकार अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि न सिर्फ जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू पर ये टिकी है ये सरकार, बल्कि अगर देखें इनके बाद अगर सबसे बड़ा नंबर किसी का है तो वो है शिंदे ग्रुप की शिवसेना का। इसी को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या पक रहा है, महाराष्ट्र की सियासत किस तरफ जा रही है और क्या सबसे बड़ी खबर हमें आने वाले दिनों में वो महाराष्ट्र से मिल सकती है। लोकसभा इलेक्शन में तो झटका लगा, महाराष्ट्र से लोकसभा इलेक्शन के हवाले से देखें तो एक बड़ा झटका लगा ही है सीटों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या उसे महाराष्ट्र की सरकार से भी क्या बड़ा झटका उसको मिल सकता है? क्योंकि आपको पता है ये तोड़फोड़ की सरकार है, किस तरह से दोनों ही दलों को, एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा गया और ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब के डर दिखाकर, फाइलें खोलने का डर दिखाकर ये सब कुछ किया गया। अब क्या वही सब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिंपैथी वोट भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मिला है और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान और महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा सुधीर सूर्यवंशी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाना माना चेहरा है महाराष्ट्र के पत्रकार जगत का। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और मेरा आपसे पहला सवाल, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? दिल्ली में बैठकर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से जो तमाम तरह की खबरें हमें मिल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और अभी आगे की आने वाली स्थिति को हम किस तरह से देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लोकसभा इलेक्शन में लगा है और लोगों ने कहीं ना कहीं बता दिया है कि जो आपने किया
जिस तरह से आपने पार्टियों को तोड़ा वो हमें पसंद नहीं आया और सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को गया है, शरद पवार को गया है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी है। आने वाले वक्त में 3 से 4 महीने में वहां इलेक्शंस भी हो सकते हैं, तो अभी की तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, जैसे आपने पूछा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे बहुत चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में महाराष्ट्र में किस दिशा में हवा बह रही, एक बात स्पष्ट होगी। का जो नंबर आया है, उनके सिर्फ 9 लोकसभा के सांसद चुन के आए। 2014 2019 में उनके 23 सांसद थे। मेरे ख्याल से जो 9 सांसद थे वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लोएस्ट नंबर है, मेरे ख्याल से 1989 में थे। अभी भारतीय जनता आज की तारीख में महाराष्ट्र में 2004 में जैसी भारतीय जनता पार्टी थी उस हालत में चली गई है। तो उसकी निगेटिविटी काफी है। अभी उनके पास 2-3 महीने का वक्त है। 2-3 महीने में क्या डैमेज कंट्रोल करते, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की दारोमदार डिपेंड है। 2019 के महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शन में उन्होंने 105 विधायक थे। 2014 में उनके 120 के ऊपर विधायक थे। नंबर घटते जा रहे भारतीय जनता पार्टी के। और लोकसभा में जिस तरीके से बुरी तरह हार हुई, जैसे उनका एक विदर्भ गढ़ रहा करता था कुछ सालों में, वो भी पूरा ढल गया। वहां पे कांग्रेस ने सब सीटें जीत ली। सिर्फ नितिन गडकरी की सीट और अकोला की सीट छोड़े तो मराठवाड़ा में तो भारतीय जनता पार्टी वाइप्ड आउट होगी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटें, एक सातारा की और एक पुणे की सीट आई है। और मुझे लगता है नॉर्थ महाराष्ट्र में उनकी 2 सीटें, जलगांव की और रावेर की सीट आई है। बाकी दिंडोरी हो, धुले हो, नासिक हो, सीटें हो, सभी सीटें पे हार गए हैं। कोंकण में नारायण राणे की सीट आई है। तो और मुंबई में उनकी सिर्फ मेरे ख्याल से एक नॉर्थ मुंबई की सीट आई है। बाकी उद्धव ठाकरे की और एक कांग्रेस की सीट आई है। तो कुल मिला के जो पिक्चर है, रीजन वाइज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी है। उनके ऐसे लग रहा था कि मैथमेटिकली नंबर जुड़े जाने से, जैसे शिंदे हो, अजित पवार गुट साथ में आने से उनको भारी भरकम पेपर पे जो बहुमत दिखता है वही बहुमत उनको लोगों के साथ में दिखेगा लोकसभा में। लेकिन राजनीति का एक वसूल है। राजनीति हमेशा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हमेशा साथ में नहीं होती। बहुत बार वो उल्टी हो जाती है। मैथमेटिक्स का उनका सही निकला, लेकिन केमिस्ट्री नीचे साथ में न होने की वजह से उनको भारी भरकम नुकसान ये लोकसभा में हुआ। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और बाद में मेरे ख्याल से यूपी की वजह से दो बहुमत का आंकड़ा उनको छूना था, 272 का वो छू नहीं पाई। और आज की तारीख में अब भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस करें तो भारतीय जनता पार्टी कैश 22 सिचुएशन में है। जो उनके जो टॉप लीडरशिप है, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने रिजाइन दिया है। और वो रिजाइन अमित शाह ने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है। तो उनके बाद में कौन, और वो रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक लीडरशिप क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में। तो उसके वजह से उनका जो कैडर है कंप्लीटली डिमोरलाइज हो चुका है। और आज ही आपने पढ़ा होगा कि आरएसएस का जो माउथपीस ऑर्गेनाइजर, वहां पे उन्होंने लिखा है एनालिस करने के बाद में कि महाराष्ट्र का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, उन्होंने वो जो ठिकरा है वो अजित पवार गुट के ऊपर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि अजित पवार एक बैगेज है, टेंटेड है, उनके मिनिस्टर टेंटेड है। उसकी वजह से एक अलग छवि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में गई और उनको बहुत डैमेज झेलना पड़ा। और उन्होंने कहा कि शिंदे और बीजेपी का संख्या बल था, तो अजित पवार को लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अभिजीत पवार वो साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे अभी विधानसभा के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है। इसलिए अजित पवार के गुट में एक बहुत हड़कंप मचा हुआ है। उसकी वजह से कुछ उनके जो विधायक है, 15-20 विधायक, वो शरद पवार जो एनसीपी है उनके जो लीडर्स है उनके संपर्क में है। जी। ये बात जाहिर सी बात है कि अजीत पवार को जो लाया गया वो सिर्फ इसलिए ताकि शरद पवार को नीचा दिखाया जा सके, उनकी सियासत को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। क्योंकि अगर नंबर की बात करें तो अजीत पवार को नहीं भी लेकर आते तो भी उनके पास मेजॉरिटी के नंबर थे और वो सरकार बना सकते थे।
क्या आपको लग रहा है कि जो अभी आपने कहा कि इसे उन्हें अजीत पवार को लाइबिलिटी के तौर पर जो देखा जा रहा है, इसका असर जो महाराष्ट्र में फिलहाल जो हो रहा है, क्या उसका असर आप दिल्ली तक देख रहे हैं? क्योंकि एक सांसद ही सिर्फ चुनकर आए हैं अजीत पवार गुट के, लेकिन 7 सांसद हैं शिंदे ग्रुप के। और अभी की अगर जो बैसाखी की सरकार जिसको कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की इस बार की, उनको तो एक एक सांसद की जरूरत है, वो अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि वो किसी को भी लूज करें। लेकिन जिस तरह से दोनों को सिर्फ एमओएस दिया गया है, इससे भी बहुत सारी मैसेजिंग की गई है कि आपने परफॉर्म नहीं किया, हम आपको बस दे रहे हैं, ठहरे रहिए। देखो, एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जिनके जो अब लीडर है आज की तारीख में, उनका एक ही मंत्र है, इधर परफॉर्म और पेरिस। उनके लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी, वो आज बिल्कुल नहीं है। उनके लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, आप परफॉर्म नहीं करे तो बाहर का रास्ता नाप लीजिए, यही उनका मूल मंत्र है। इसी वजह से अजित पवार के गुट के एक संसद चुनने के बाद में उन्होंने एमओसी ऑफर किया। हालांकि प्रफुल्ल पटेल उनका डिमांड था कि उनको कैबिनेट दिया जाए, क्योंकि यूपीए की जो गवर्नमेंट उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो डिमांड ठुकरा दी। एकनाथ शिंदे के साथ सांसद होने के बावजूद भी उनको ही एमओएस दिया गया, और उनमें उसके वजह से उनमें भी काफी नाराजगी है। और नाराजगी मेरे ख्याल से वो पब्लिक डोमेन में भी वो रख रहे, जैसे उनके जो सांसद है सृजन बारने, जो मावल से चुन के आए, उन्होंने कहा कि शिवसेना, जो शिंदे गुट की शिवसेना है, वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी अलायंस पार्टनर है, और उनका सम्मान रखना चाहिए था, लेकिन सम्मान रखा नहीं गया, तो उनको कैबिनेट पोजीशन चाहिए थी। दूसरी बात, अजित पवार ने भी यही बात कैमरे के सामने कही है। मुझे लगता है कि अजित पवार को 2019 के अपने 2024 के चुनाव में चारों सीट दी गई थी लड़ने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने कुछ ज्यादा कंप्लेंट नहीं की गई थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का नंबर कम आ गया, मेजोरिटी से कम है, और बैसाखी की सरकार जैसे आपने कही वैसी है, उसके वजह से जो लोग बात नहीं करते थे, जो लोग मुंह खोलते नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, और डिमांड भी नहीं रखते थे, वो भी लोग आज डिमांड रखने लग गए। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिफरेंस, जो मजबूत 200 और 300 के ऊपर वाली सरकार और बैसाखी के ऊपर डिपेंड वाली सरकार में दिख रहा है। दूसरी बात, अजीत पवार जो है उसके क्या किया जाए, मराठी में कहते यहाँ पे उसको छोड़ दिया तो वो भागने लग जाता है, और हाथ में पकड़ा तो काटने लग जाता है। वैसी सिचुएशन अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। तो मुझे लगता है कि अजित पवार को छोड़ेंगे तो उसका असर बाकी लोगों में जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है, लोगों में है, लेकिन उसका परसेप्शन इस्टेब्लिश होने में मुझे लगता है उसकी हेल्प हो जाएगी अपोजिशन के लिए। दूसरी बात, अजित पवार जिस तरीके से उनकी बेबी सुनित्रा पवार सुप्रिया सुले के अगेंस्ट में हारी, कम से कम 1.5 लाख वोटों से ज्यादा हारी, और उनका जो बारामती अजित पवार का गढ़ माना जाता था, वो मानते थे मेरा गढ़ है, मेरे सिवा यहाँ पे कुछ होता नहीं, और डेवलपमेंट का श्रेय उसने खुद लिया था अजित पवार ने कैंपेन के टाइम में, और कहा भी था यहाँ पे मेरी बीबी चुन के नहीं आएंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी नहीं विधानसभा की, ये भी बात उन्होंने कही थी। अभी राजनेता बहुत चीजें कहते हैं, लेकिन बाद में वो जुमला उनको ठहराया जाता है, जैसे आपने 10 लाख का देखा है, 10-15 लाख का कैसे जुमला ठहराया गया, बहुत चीजें राजनीति में होती है। तो कहने का मतलब है उनकी बीबी बारामती स्टेट असेंबली सेगमेंट में 50,000 के लगभग वोटों से पीछे थी। तो इसका मायना बहुत सीरियस है अजित पवार के लिए। एक मैं ये कहता हूं कि उनके लिए एक वार्निंग बेल भी है। जब सुप्रिया सुले वहां पे 50,000 के वोट बढ़त लेती है और विधानसभा में चुनाव हुआ, तो शरद पवार ने कोई बड़ा अपने फैमिली का एक कद्दावर ऐसा जिसकी लोगों में एक अच्छी इन्फ्लुएंस है, पहचान है, उसको लीडर को खड़ा कर दिया, तो अजित पवार की राह भी कठिन हो सकती है। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार खुद भी, उनको भी नहीं लगता है कि जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया, और उनके पीछे ईडी सीबीआई चीजें थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मोदी ही अभी आने वाले काल में है, तो मोदी के सिवा कुछ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र ने दिखा दिया, मोदी आए और अमित शाह आए, कुछ फर्क नहीं गिरता। जहां जहां मोदी की सभा हुई वहां वहां सभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुन के आए। फिर आपने देखा होगा जलगांव और रावेर में मोदी नहीं आए थे सभा के लिए, तो वहां की सीटें चुन के आई, जहां रैली नहीं वहां सीटें चुन के आई। तो उसका मुझे लगता है कि एडवर्स
इम्पैक्ट भी मोदी की वजह से हुआ, क्योंकि उनके लिए एक पृष्ठभूमि भी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में से एक बड़े बड़े इन प्रोजेक्ट, जो सिलिकॉन, अपना जो सेमीकंडक्टर का जो फैक्ट्री का प्रोजेक्ट था वेदांता फॉक्सकॉन का, वो गुजरात लेके गया, बाद में वहां पर भी नहीं हुआ। देन टाटा एयरबस का वैसे 20-25 जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो 4-5 लाख युवाओं को जॉब दे सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। और बम्बई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, उसका भी इंपॉर्टेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम किया गया। उसकी वजह से भी लोगों के भी गुस्सा, मराठी वर्सेस गुजराती, ये भी एक एजेंडा था। दूसरा सबसे आम बात मुझे लगी, किसानों का गुस्सा, जो गन्ना वाला किसान है, कपास वाला है, प्याज वाला है, सोयाबीन वाला है, उनका गुस्सा भी ये सिलेक्शन में देखा। इसलिए सब चीजों का, मराठा रिजर्वेशन हो, सब चीजों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में गया। अभी उनके लिए मुझे लगता है 2-3 महीने में क्या करते, तो उसके पर आगे की राजनीति और आगे का उनका भविष्य डिपेंड है। जी। सवाल ये है कि जैसा आपने मेंशन भी किया, 17 सभाएं जहां पर नरेंद्र मोदी ने की, उनमें से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। सिर्फ 3 सीटें ही वो जीत पाई, और जहां नहीं की वहां उन्होंने जीत दर्ज कर ली। सवाल ये है अभी मेरा कि और जो सब जानना चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र में हम कोई सत्ता परिवर्तन देख सकते हैं आने वाले वक्त में, या फिर जो महाविकास अघाड़ी है अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है? वो क्या सरकार को कमजोर करना चाहती है लेकिन गिराना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो गिरा देगी तो लोग उसे बीजेपी से कंपेयर करने लगेंगे और वो उसके अगेंस्ट जा सकता है। तो अभी जो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कभी भी गिर सकती है महाराष्ट्र की सरकार, इसमें कितना दम है और इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, जैसे आपने ठीक ही कहा कि बहुत से विधायक अजित पवार गुट के हो, शिंदे गुट के हो, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के वो संपर्क में है। मैंने भी काफी लीडर से बात किया, विधायक की बात की, बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार गिरेगी क्या। तो देखो, पॉलिटिक्स में वैसे कि कुछ भी हो सकता है, उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। वो कोई लगाता है तो वो मुझे ठीक भी नहीं लगता। लेकिन जो मेरा खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है, जो पॉलिटिकल रीडिंग है महाराष्ट्र के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी गिराई नहीं जाएगी, सरकार वैसी ही रहेगी, लेकिन सरकार वीक हो जाएगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि जो लोग शिंदे और अजित पवार गुट के साथ है, वो अभी जो बजट आएगा, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगे, उन डिमांड में भारी भरकम अपने क्षेत्र के लिए वो बजट लेंगे, वो फंड लेंगे डेवलपमेंट के लिए। बाद में वो दूसरा जिस तरफ जाना है वो जाएंगे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता वो लोग अभी पाला बदलेंगे, वो भी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, जो लोकसभा के चुनाव है, वो चुनाव के हम जब इन डिटेल जब स्टडी करते हैं, डेटा वाइज और रीजन वाइज और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो उसमें एक बात उभर के आती है कि महाविकास आघाड़ी कम से कम 150 स्टेट असेंबली जो सेगमेंट है, वहां पे उनकी बहुत भारी भरकम बढ़त है। और महाराष्ट्र में जो 28 मेंबर की जो स्टेट असेंबली, वहां पे सिंपल मेजोरिटी के लिए आपको 145 नंबर चाहिए, विधायक चाहिए। तो मेरे ख्याल से 150 है। तो अभी तो लोकसभा में मोदी कुछ भी कहे, एक फेस रहता है। हालांकि उनका एक डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ रिटर्न, जैसे हम इकोनॉमी में कहते हैं, उनका जो रिटर्न पहले 100 रुपए लगा तो 100 रुपए मिलता था, अभी वो रिटर्न 50 में आ गए, 40 में आ गए, कई जगह 30 में भी आ गए। लेकिन कहा रिटर्न है। तो कुछ जगहों पे नरेंद्र मोदी को देख कर, हिंदुत्व के राजनीति देख के, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देख के वोट किया है लोकसभा में बीजेपी को। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो मुझे लगेगा तो उस टाइम लोग कंपेयर करेंगे एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट में उद्धव ठाकरे कौन सा लीडर अच्छा रहेगा, एकनाथ शिंदे के वो देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में शरद पवार है, अजित पवार के अगेंस्ट में शरद पवार है। ये लीडरशिप की कंपैरिजन होगी। तो उस टाइम में मुझे लगता है कि एज और महाविकास आघाड़ी को, लेकिन रास्ता भी इतना भी इजी नहीं, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सबसे। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ऐसे कि विदर्भा जो कांग्रेस का एक गढ़ रहा करता था बहुत सालों के लिए, वो गढ़ में कांग्रेस ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। जो उनका जो वोट बैंक रहता था हमेशा के लिए, दलित हो, मुस्लिम हो और जो पिछड़ा हो, आदिवासी, वो सब लोग मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस के साथ आए। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरी है। उनके 13 ऑफिशियल विधायक और जो कांग्रेस के जो रिबल थे, विशाल पाटिल,
वो जो सांगली से चुन के आए, वो ऐसे मिला कि कुल 14 सांसद उनकी आज महाराष्ट्र में सब लोगों को सरप्राइज है कि कांग्रेस जो 2019 में एक ही सांसद था, आज वो पार्टी के 14 सांसद है। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि विदर्भा में अच्छी तरह बाउंस बैक होगी। शरद पवार ने जिस तरह की सीटें वेस्टर्न महाराष्ट्र में जीती, वहां पे शरद पवार बाउंस बैक होने की ज्यादा संभावना है। मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन की वजह से वो भी एक एंगर है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा मराठवाड़ा में। तो मुझे लगता है कुल मिला के, और दूसरी बात उद्धव ठाकरे के जो उनका ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, थोड़ा उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। कुछ अच्छी सीटें थी, 4-5 सीटें, मुझे लगता है कुछ उनकी गलती की वजह से, सीट सिलेक्शन और कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से, तो थोड़ी गलती की वजह से 3-4 सीट मेरे ख्याल से उन्होंने लूज की। और गलती अभी वो करेक्टिव मेजर लेके सुधारेंगे, तो उनका मुझे लगता है कि उनका फायदा विधानसभा में इलेक्शन में होगा। क्या आप मर्जिंग भी देख रहे हैं आगे? क्या अजीत पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, क्या ये एक साथ आ सकते हैं? शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट, क्या ये एक साथ आ सकते हैं? क्या मर्जिंग हो सकती है आने वाले वक्त में? क्या जिन्होंने धोखा दिया उनको साथ लेंगे? अजीत पवार और शरद पवार की बात करें तो हमने तो लगातार देखा कि उस धोखे के बाद भी डिनर और अलग अलग मौकों से फैमिली के नाम पर हम लोगों ने उनको एक साथ देखा। लेकिन अगर उनकी बीवी और सुप्रिया सुले जो है वो आमने सामने हो, और फिर जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी है, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में कुछ हम इस तरह की चीजें देखेंगे, या फिर माइनस कुछ लीडर्स और उनको हटाकर वो तमाम लीडर्स अगर शामिल हो जाएंगे तो ये दोनों गुट वैसे ही खत्म हो जाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, उसमें हम दो चीजें अलग तरीके से उनको देखना चाहिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। पहले हम जब अजित पवार की बात करते हैं, देखो एक बात कहते हैं कि ब्लड इज थिकर देन द वाटर। 2019 में भी सुबह के शपथ विधि के बाद में अजित पवार वापस आए गए थे, और उनको डिप्टी सीएम और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी शरद पवार ने दी गई थी। लेकिन उसमें बाद में मुझे ऐसा लगता है कि टू मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। दोनों फैमिली में, दोनों पार्टियों में काफी मनमुटाव आया है, और पहली जैसी बात अभी नहीं है। लेकिन राजनीति में जैसे हम कहते हैं कि राजनीति हर चीज की संभावना है, तो वापस आने का भी चांस है। लेकिन मुझे उसमें एक कंडीशन लगती है, उसमें एक नहीं दो कंडीशन लगती है। पहली कंडीशन, जैसे हमने बात की कि इंडिया अलायंस कोई ऊपर कोई करामत करता है, कोई मैजिक करता है, तो वहां पे सेंटर में इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस ईडी सीबीआई के डर से ये लोग उधर गए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन हुए थे, वो डर उनका खत्म हो जाएगा। और दूसरी, उनके लगेगा इंडिया अलायंस अभी सेंटर में पावर में, तो दूसरा डर उनको सताने लगेगा, इसलिए वो वापस बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन वापस आने में मुझे लगता है कि शरद पवार की एक कंडीशन, जो निजी बातचीत में जो चीज उभर कह रहे उनके उनके साथ में, कि एक कंडीशन ऐसे है कि जो लोगों ने अजित पवार को बीजेपी के साथ जाने के लिए फोर्स किया है, ऐसे 4-5 नाम है जो अजित पवार गुट की एनसीपी है, उनको ब्लॉक किया जा सकता है। वो लोग छोड़ के बाकी लोगों को लिया जा सकता है, और अजित पवार का जो वजूद था वो नहीं रहेगा। बाकी जो उनके यंग लीडरशिप है, उनके हाथ में कमान सौंप दी जाएगी। ये मुझे दो तरीके से ये बदलाव जब होगा तो वो लगता है। दूसरी बात रहेगी शिंदे गुट की। मुझे लगता है वही बात, जो सेंटर में कुछ बदलाव आ जाएगा, तो मुझे लगता है जैसे 4 और 5 जो सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में, वो बिल्कुल पाला बदल सकते हैं। क्योंकि उनके लिए केंद्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन रियल पावर रहती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर होती है। क्योंकि यहाँ पे टीचर का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, काफी ऑफिसर का पोस्टिंग हो, यहाँ पे बजट हो, यहाँ पे टेंडर में कुछ लेना है, तो बहुत चीजें महाराष्ट्र से मिलती है। दिल्ली से ऐसे तुमको एक बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, वहां पे ज्यादा सांसद का कुछ काम नहीं रहता, उनकी हिस्सेदारी नहीं रहती। लेकिन जो लोकल इंटरेस्ट है वो महाराष्ट्र में ज्यादा रहेंगे। उसके लिए महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, तो मुझे लगता है कि फिर वो विधायक हो, बाकी जो बचे कुचे लोग हो, आने में टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरी बात, शिंदे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगता है शिंदे अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहिए, जो चीज अच्छी है वो चीज को अच्छी ही कहना चाहिए पत्रकार की, इसके ऊपर, कि शिंदे ने जो 7 सांसद चुन के आए, तो उनका भी एक वजूद अलायंस में और भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया है।
तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी इतना इजीली डिसमेंटल कर नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर काफी चीजें निर्भर है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी 303 सीट चुन के और सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी थी, वो आज के तारीख में बिल्कुल नहीं है। उनको ऐसी जैसे दिल्ली में पैसा की जरूरत लगी, वैसे ही महाराष्ट्र में पैसे की बिल्कुल एक नहीं तो काफी पैसे की जरूरत लग सकती है। इसलिए शिंदे की भूमिका, अजित पवार की भूमिका ही बहुत अहम है। जी, लेकिन जब आप शिंदे की ग्रुप की जब आप बात करते हैं, अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो 7 सांसद आए हैं, छोटी मोटी बात नहीं है जब आपको एक एक सांसद की दरकार है, और जिनके एक एक सांसद आए हैं, जीतन राम मांझी जो बिहार से हैं, और से ऐसे ही 2 और एग्जाम्पल हैं कि आपने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है, उनकी पार्टी से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, अगर एक वो खुद भी चुनकर आए हैं। लेकिन अभी अगर शिंदे ग्रुप की देखें तो फिर उनको अगर इतना दरकिनार क्यों किया जा रहा है, सिर्फ एमओएस ही क्यों दिया गया है? 7 सांसद हैं तो कम से कम एक कैबिनेट मंत्री तो बनाया जाना चाहिए था, और इसकी नाराजगी भी दर्ज कराई है। तो बीजेपी को अगर ये अंदाजा है और ये भी पता है कि आगे आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन भी हैं, और क्या पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है बीजेपी ने उनको? वहां पर अपनी पार्टी से तो कोई बड़ा चेहरा दिख ही नहीं रहा है, देवेंद्र फडणवीस है, वो भी लग रहा है बहुत सरेंडर भूमिका में वो नजर आ रहे हैं, रेजिग्नेशन दे दिया है। तो एक तरह से पार्टी में चेहरे का क्राइसिस तो लगता है बीजेपी में। ऐसे में तो उन्हें एक दो नहीं और बहुत सारी बैसाखियों की महाराष्ट्र में जरूरत पड़ेगी। तो फिर शिंदे गुट के को इतना नेग्लेक्ट क्यों किया गया है मंत्रिमंडल में? इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखो, कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई थी, वहां पे एक फोटो काफी महाराष्ट्र में वायरल हुई। नरेंद्र मोदी थे वहां पे, प्रफुल्ल पटेल थे, एकनाथ शिंदे थे और अजित पवार थे। और मोदी ऐसे टेबल पे हाथ रख के और कुछ पूछ रहे थे। तो वो फोटो काफी वायरल हो गई कि महाराष्ट्र में इतने बुरे नतीजे क्यों आए। तो वही चर्चा महाराष्ट्र में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में इतने बुरे नतीजे क्यों आए। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, वो काफी खफा है महाराष्ट्र के जो बीजेपी के लीडर्स है, और एकनाथ शिंदे हो और अजित पवार है उनके ऊपर। भाई, हमने आपको सत्ता दी, हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, आपके साथ में क्या नहीं, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन, क्या नहीं है, सब रिसोर्सेस है, वेल ऑयल मशीनरी है। उसके बावजूद भी आप लोग, जो आदमी को हमने रास्ते पे लाया था, शरद पवार हो और उद्धव ठाकरे, ये लोगों ने आपको उनका उनका आपको डिफीट कर दिया। डिफीट सिंपली नहीं किया था, बहुत ज्यादा पैमाने डिफीट कर दिया। इसलिए मेरे ख्याल से जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, काफी काफी खफा है ये महाराष्ट्र के लीडर के ऊपर। इसके वजह से, जो खफा की वजह से, वो नाराजगी की वजह से, मुझे लगता है उन्होंने एमएसओ ही शिंदे गुट और अजित पवार गुट को ऑफर किया, लेना है तो लो, वैसे भी आप लोग कुछ काम के नहीं है और कुछ काम के लिए आते भी नहीं है। तो क्योंकि मैंने जैसे पहले इसमें कहा था, परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द बीजेपी, अदरवाइज दे आर वेरी रुथलेस लीडर इफ नोबडी परफॉर्म। तो आपने देखा होगा, तो अशोक चौहान का वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जो महाराष्ट्र के सीएम थे, उनको एक सम्मानजनक भी नमस्ते किया नहीं गया दिल्ली में मोदी के दौर से। तो बहुत ही चीजें यहाँ पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि एमओएस दिया गया है, लेकिन इसका एक उलट असर भी हो सकता है कि लोगों में एक मैसेज दिया गया, देखो इतने शिंदे ने इतने नंबर, जैसे आपने पूछा, 7 सांसद चुन के आए, तभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, हॉनर नहीं मिल रहा है। तो अंदरूनी एक अंद्रेस शिवसेना गुट में है। तो अभी जो अंद्रेस थे, वो अभी कितना पैमाने पे नीचे जाता है, पर्कुलेट होता है, और वो ज्यादा पर्कुलेट होगा तो मुझे लगता है कि उनको डैमेज आने वाले जो विधानसभा है उसमें होगा, क्योंकि ज्यादा उनके पास अभी कुछ ऐसा बचा नहीं कि उसकी वजह से ज्यादा नंबर आएंगे। यही लोग आज ज्यादा तुम अनहैप्पी करते गए, उनको नाखुश करते गए, तो उसका भी अलग असर दिखेगा। लेकिन उसके अभी वही भाई बताया कि नाखुश हुए, लेकिन करे तो क्या करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि ये
लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जो होती है वो मालिक होती है, वो तय करती है किसको उसे सर पे ताज सजाना है और किसे उसे जमीन पर लेकर आना है। और ऐसे में आप ये देखिए कि देश के जो लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सत्ता पर काबिज होते हैं वो अपने आप को राजा समझने लगे हैं। बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है, भगवान का दर्जा, तमाम चीजें उन्हें वो जो दी गई वो शायद अपने आप को वही समझने लगे और अभी भी वो एरोगेंस जो है वो कम होने का, अहंकार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही अभी वो मजबूर नजर आ रहे हों, लेकिन उस मजबूरी में भी जो उनका अहंकार है वो साफ तौर पर दिखता है। जिस तरह सजा की तरह से आपने परफॉर्म नहीं किया, यहाँ तक कि जनता के प्रति भी आप ये देखिए कि आप इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हो, उनकी मर्जी। तो आप जनता, अगर आप किसी नेता को सजा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उस जनता को भी आप सजा दे रहे हैं, इसको इस तरह से भी समझा जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सुधीर जी कि क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ा भूचाल जो होगा और जिसकी सुगबुगाहट अभी पूरे तौर पर देखने के लिए मिल रही है, जैसे ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा और एक बड़ा शिफ्ट दिल्ली की सियासत में जो हम भूचाल देखेंगे वो महाराष्ट्र, इसके साथ साथ जो झारखंड और जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसके बाद हम देखेंगे? आप महाराष्ट्र के हवाले से बता सकते हैं, यूँ तो आप पूरी देश की सियासत को भी देखते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसके बाद दिल्ली में एक बड़ा हम फेरबदल देखेंगे सत्ता के लिहाज से और उसमें महाराष्ट्र एक सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभा सकता है? देखो, आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, ये इलेक्शन के बाद ही जो कुछ दिल्ली में होगा, उसके बाद ही होगा। क्योंकि ये इलेक्शन के बाद देखो, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है, लेकिन इतने भी पैमाने पे नकारा नहीं, क्योंकि उनको 240 उनके सांसद चुन के आए। तो 30 लेकिन इसमें सुधीर जी हमें ये भी देखना चाहिए, जब हम 240 कहते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कितनी ऐसी सीटें हैं जिसमें मार्जिन 500 और 1000 तक का है, कितनी ऐसी सीटें हैं जिसमें 200-300 तक का भी मार्जिन है और उसके बाद कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। तमाम एजेंसीज उसके पास थी, इलेक्शन कमीशन किस तरह से उनके साथ मिलकर जो काम कर रहा था, 1,07,00,000 मतदाता जो बढ़ाए गए, किस तरह से अकाउंट कांग्रेस के फ्रीज किए गए, पार्टियों को तोड़ा गया, उस सब के बाद भी सिर्फ 240 ही मैनेज कर पाए हैं। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता और वाकई में वो 1,07,00,000 मतदाता जो अब तक कंट्रोवर्शियल है, अगर वो सब नहीं हुआ था तो ये सीटें तो बहुत कम होती फिर। बिल्कुल आपने सही बात उठाई कि बम्बई में भी जो अमोल कीर्तिकर है, जो उद्धव ठाकरे गुट के, वो तो 48 वोट से उनको हराया गया। मैं तो कोई हारे नहीं, वो हराया गया। और मेरी जो जानकारी है उसमें बहुत ही शॉकिंग जानकारी है। वहां पे एक लास्ट मोमेंट पे अमोल कीर्तिकर जीते थे, उनको अनाउंस भी किया गया था। बाद में डबल काउंटिंग हुई, डबल काउंटिंग में वो एक वोट से जीते थे अमोल कीर्तिकर। उसके बाद में उनके ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर थी उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और जो इनवैलिड पोस्टल बैलेट थे, इनवैलिड पोस्टल बैलेट जो बक्से से बाहर फेंके गए थे, ऐसे पोस्टल बैलेट को उठाया गया और उनमें से काउंट करके वो वोट पकड़े गए यहाँ पे और अमोल कीर्तिकर को हराया गया और रविंद्र वायकर जो वहां पे चुने उनको 48 वोट से जिताया गया। तो ऐसे जैसे आपने जो जिक्र किया, ऐसे ही जो हुआ था दुलिया में हुआ था। दुलिया में वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है भामरे, उनको जिताया गया था। तो उसके बाद में उनकी मेरुन हुई, काफी सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन जब फॉर्म 17 जब क्रॉस वेरीफाई किया गया तो 4 ईवीएम काउंटिंग ही नहीं किया गया था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 4 ईवीएम। तो उनको वापस 10 बजे रात के वापस लिया गया। फिर वो काउंटिंग बाद में और शुरू हुई, तो उसके बाद में कांग्रेस का कैंडिडेट 4,000 वोट से जीता। तो ऐसी चीजें काफी जगह पे हुई है जैसे आपका कहना है। लेकिन व्हाट एवर सेड एंड डन, अभी जो नंबर आया वो नंबर आया इलेक्शन के तौर पे। जैसे आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो भी बात बिल्कुल है। लेकिन जो देखो, जो कोई स्टूडेंट कॉपी करके पास हो गया, कोई चीटिंग करके पास हो गया, लेकिन उनके मार्कशीट पे थोड़ी लिखा रहता है भाई इसने चीटिंग किया और इसने कॉपी किया। तो मार्कशीट नहीं बोलते, तो लोग क्या देखते हैं, मार्कशीट ही देखते कितना परसेंटेज उसको आ गया। तो वो मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी उसके जगह पे। लेकिन हम फिलहाल जो मार्कशीट की जो बात है, लिखा है, उसके पर हम जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि केंद्र में, जैसे मैंने महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, ये 4 राज्यों में कौन सी सरकार आती है, किस तरह से विंड बहती है, किस तरह से मूड रहता है, उसके बाद में काफी हलचल
भूचल महाराष्ट्र में तो दिल्ली की राजनीति में हमको देखने का मिलेगा। और आपने जैसे कहा कि अभी सब विधायक अभी छोड़ के जाएंगे और कैसे जाएंगे और किस तरीके से सरकार गिरेगी जो महाराष्ट्र में, मुझे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे जैसे सरकार अभी चलेगी, लेकिन जिस तरीके से उनमें डिफरेंसेस बाहर आ रहे हैं सरकार में, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक एक दो दो करके हर दिन, हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद 10 10 4 4 विधायक छोड़ के जाएंगे और महाविकास आघाड़ी उसको एक मोमेंटम के तौर पे रखेगी। देखो ये सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है, तो उसका मुझे लगता है कि नैरेटिव और परसेप्शन बिल्डअप में महाविकास आघाड़ी को वो हेल्प होगी। उसी तरीके से सरकार के अगेंस्ट में जाएंगे और सरकार के जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट में जाएंगे। नैरेटिव बिल्कुल उनके अगेंस्ट में है, मूड बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट में है। तो अभी देखना है कि सरकार अभी सेंटर में भी आ गई है और स्टेट में भी वो कैसे उनको डैमेज कंट्रोल और करेक्टिव मेजर लेते, उसके ऊपर काफी आगे की चीजें डिपेंड है। जी, बिल्कुल। ये बहुत देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और लेकिन महाराष्ट्र ने बहुत कुछ मैसेजिंग जो है वो दी है और ये भी देखना है कि महाराष्ट्र के लोग कैसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट किया था, किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया था, हुआ क्या उनके साथ, फिर उसके बाद कैसे पार्टियों को तोड़ा गया, फिर एक सरकार नहीं बनाई गई और अब उनको एक स्टेबल सरकार मिले, शायद इसी के लिए इस बार वो वोट करेंगे और जिधर भी वोट करेंगे मुझे लगता है वो एक तरफा वोट करेंगे। ऐसा तो तकरीबन अभी इस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। एक लास्ट वाइंड अप करने के पहले मैं आपको बताने देता, ये तो इलेक्शन जैसे आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहते हैं, शरद पवार का जो सिंबल था वो तुतारी, मैन विथ ब्लोइंग हॉर्न, और दूसरा जो सिप हॉर्न दिया था, तो उसको ज्यादा वोट मिले काफी ज्यादा। उनका जो 17 कैंडिडेट है तो जो इंडिपेंडेंट है उसको 37,000 वोट्स मिले और शरद पवार का कैंडिडेट 33,000 वोट से हार गया। तो ये भी बात है हमें दिंडोरी में, जो आदमी किसी को जानते नहीं, जो आदमी किसी को पता नहीं है, वो आदमी को वही सिंबल, हॉर्न के सिंबल के वजह से उसको 1.25 लाख वोट मिले, किसी को पता नहीं हुआ आदमी। तो ऐसी भी काफी चीजें इलेक्शन कमीशन के थ्रू की गई, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट किया गया था, तभी वो सिंबल हटाया नहीं गया था। तो ऐसी गिमिक्स जो है किया गया था। जी, तमाम तरह के हथियार कह सकते हैं हम, वो इस्तेमाल किए गए, तमाम हथकंडे हम कह सकते हैं वो इस्तेमाल किए गए, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि जनता ने एक तरफा अपना फैसला दिया और उस फैसले का ही नतीजा हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी शिकस्त का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता, दूसरा अगर चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कामयाब रहता और उसकी ऐसी इच्छा होती कि वो कराए, तो शायद नतीजे कुछ और ही होते। जो 9 सीटें नजर आ रही हैं, शिंदे ग्रुप की 7 नजर आ रही हैं, वो सब भी हमें कुछ और ही नतीजों में देखने के लिए मिलता है।